हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओस डायरिया फंक्शन फैन फिक्शन। जितने लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आप लोगों को मेरी नॉवेल्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरी नॉवेल कैसी लगती है। तो चलिए अपने नॉवेल को शुरू करते हैं, जिसका नाम है द डिस्ट्रॉयर लाइफ ऑफ डार्कनेस, चैप्टर 31, पार्ट 5, इग्नोर। कभी कभी ऐसा होता है ना, जो चीज़ें हमारे पास होती हैं हम उन्हें ना चाह कर भी नज़रअंदाज कर देते हैं और उस चीज़ के पीछे पीछे भागने लगते हैं जो हमसे मीलों दूर है, पर वो हमारे पास है, पर वो हमें पता नहीं चलता कि वो हमारे पास है। हम उसको पाने के लिए इधर से उधर भटकते रहते हैं, पर हम अपने पास नहीं देखते हैं। वो हमारे नज़र के सामने ही रहती है, पर हम उसे देख नहीं पाते और उस चीज़ तक पहुंचने के लिए एक लंबा रास्ता तय करते हैं और फिर उस रास्ते में हमें कई सारी ठोकरें लगती हैं और कई सारी चोटें भी लगती हैं, फिर भी हम उस चीज़ तक पहुंचना चाहते हैं, जो चीज़ बस हमें एक कदम बढ़ाने पर हासिल हो सकती है, पर हम ऐसा कर नहीं पाते क्योंकि उन चीज़ों को उस वक्त हम देख ही नहीं सकते हैं। पर इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद वो चीज़ जब हमें हासिल होती है तो उसके साथ बस एक ही चीज़ हासिल नहीं होती जो हम पाना चाहते हैं। उस सफ़र के दौरान हमें कई अनचाही चीज़ें भी हासिल होती हैं जिन्हें हमने सोचा भी नहीं होता है, और वो अनचाही चीज़ें हमारी ज़िंदगी में एक अहम भूमिका निभाती हैं। और अगर हम इस लंबे सफ़र पर नहीं जाते तो हमारी कहानी आगे कैसे बढ़ती इन अनचाहे चीज़ों के साथ। देखते हैं इस कहानी में ये अनचाही चीज़ें क्या हैं और इस कहानी में इतना लंबा सफ़र तय करना क्यों ज़रूरी था। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी एक कॉलेज ट्रिप पे आए थे। जिस जगह वो गए थे उस जगह का नाम था फ्लोरा। अब आगे विंग और वांग जी कॉलेज की तरफ से ट्रिप पे तो आए थे, पर उन्हें नहीं पता था उनका कोई पीछा कर रहा था और इस वक्त उन्हें वो लोग देख भी रहे थे दूर एक पहाड़ी से। वो भी बाइनोकुलर लगाकर एक पर्सन ने विंग और वांग जी को देखा। उसने कहा, हाँ वही जियांग पैमिंग का बेटा है जिसने वाइट कलर का जैकेट और वाइट टी शर्ट और ब्लू ट्राउजर पहन रखे हैं। ये कहकर उस पर्सन ने बाइनोकुलर नीचे करते हुए अपने पीछे देखा, जहाँ एक अल्फा ने अपने चेहरे के ऊपर ग्लासेस लगा रखे थे। उस ग्लासेस लगाए हुए पर्सन के पीछे से एक अल्फा ने आते हुए कहा, बाइनोकुलर मुझे दो। ये कहते हुए उस अल्फा ने उस बाइनोकुलर वाले पर्सन से वो बाइनोकुलर ले लिया था और वो सामने की तरफ देखने लगा था, जहाँ ढेर सारे स्टूडेंट्स थे जो ट्रिप पे आए हुए थे और वो सभी टेंट लगा रहे थे अपना अपना। जिस अल्फा ने अभी अभी वो बाइनोकुलर लिया हुआ था, उस पर्सन ने कहा, शुयंग वो कहाँ है? शुयंग ने कहा, जिसने पहले बाइनोकुलर पकड़ रखा था। जियांग तैमिंग के बेटे ने वाइट कलर का जैकेट और वाइट कलर का टी शर्ट पहन रखा है। ये सुनकर उस पर्सन ने जिसने अभी बाइनोकुलर लिया हुआ था और वो उस बाइनोकुलर से स्टूडेंट्स में से किसी एक स्टूडेंट को ढूंढने की शायद कोशिश कर रहा था, उसने कहा, पर यहाँ तो दो स्टूडेंट्स ने वाइट कलर के जैकेट पहन रखे और वाइट कलर के टी शर्ट, और ये दोनों ही विंग नहीं है, ये कोई और ही है। लगता है हम गलत हैं। लाइफ और विंग दो अलग अलग पर्सन है। शुयंग ने कहा, मिस्टर नहीं है, आप गलत दिशा में देख रहे हैं। 60 डिग्री से बाइनोकुलर डाउन कीजिए और फिर वहाँ देखिए अपने सामने। मुझे लगता है जिन्हें हम दोनों सोच रहे हैं वो दोनों ही एक ही पर्सन है और वही लाइफ है। निमिंजे ने कहा अपने मन में, आई होप वो ना हो। ये कहते हुए निमिंजे ने दोबारा से उस बाइनोकुलर को अपने आंखों पर लगाया और वो 60 डिग्री डाउन देखने लगा तो उसे विंग दिखा, जो वांग जी के साथ मिलकर टेंट लगाने की कोशिश कर रहा था। निमिंजे ने कहा, यही है विंग, वी वुशान। ये कहकर निमिंजे ने पीछे देखा उस ग्लासेस लगाए हुए पर्सन को, जो जियांग था। जियांग ने कहा, तो हम सही थे। निमिंजे आपके भाई का दोस्त और जियांग तैमिंग के बेटा और लाइफ तीनों ही एक ही पर्सन है। निमिंजे ने कहा, लाइफ मेरे इतनी करीब थी फिर भी मैं उन्हें पहचान नहीं पाया।
जियांग ने कहा उस बाइनोकुलर को निमिंजे से लेते हुए। हाँ, आप नहीं पहचान पाए, इसीलिए तो हम 4 महीने से इधर उधर पागलों की तरह लाइफ को ढूंढ रहे थे और वो हमारे इतने करीब थे। अगर हमें पहले पता होता तो हमारे ये 4 महीने ज़ाया नहीं जाते और मिस चारोजीला आपसे इतना गुस्सा नहीं होती। मिस्टर निये, ये कहकर जियांग ने बाइनोकुलर से विंग को देखा जो टेंट लगाने की कोशिश कर रहा था और वो हंस रहा था। वांगजी की बातों को सुनकर जियांग ने कहा, लाइफ, आखिरकार हमें आप मिल ही गए। ये कहकर जियांग ने बाइनोकुलर से विंग को देखते हुए ही अपने फ़ोन को निकाला अपने पॉकेट में से और किसी को कॉल किया। रिंग जा रही थी। 2 रिंग के बाद ही किसी ने फ़ोन को उठा लिया और कहा, हेलो मिस्टर जियांग। जियांग ने कहा, मिस चारोजीला, शुयांग और निमिंजे जिन 2 शख्स की बात कर रहे थे वो 2 शख्स एक ही हैं। ये सुनकर मिस चारोजीला ने कहा, आई न्यू इट। मिस्टर जियांग, उन पे नज़र रखिए। मिस्टर जियांग ने कहा, जी मिस्टर। ये सुनते ही मिस चारोजीला ने फ़ोन काट दिया था और फिर वो अपने लंबे लंबे कदमों से चलते हुए पुलिस स्टेशन से बाहर निकली और फिर वो अपने कार की तरफ जाने लगी। मिस चारोजीला को देखते हुए मिस्टर मिन ने कहा, मिस्टर, क्या हम कहीं जाने वाले हैं? मिस चारोजीला ने कहा, मिस्टर मिन, कीज मुझे दीजिए, ड्राइव मैं करूंगी। ये सुनते ही मिस्टर मिन ने मिस चारोजीला की तरफ उस कीज को उछाल दिया था और मिस चारोजीला ने उस कीज को पकड़ लिया था। मिस्टर मिन ने कहा, तो चलते हैं। ये कहते हुए मिस्टर मिन उस कार में जाने ही वाले थे कि मिस चारोजीला ने कहा, मिस्टर मिन, आप यहीं रुकिए और मुझे आप हर अपडेट देते रहिएगा और आपकी नज़र लाइफ से हटनी नहीं चाहिए। ये कहकर मिस चारोजीला कार में बैठ चुकी थी। मिस्टर मिन ने कहा, मिस्टर, एक सेकंड, पर मिस्टर जियांग तो लाइफ के ऊपर नज़र रख ही रहे हैं ना? इससे पहले कि मिस्टर मिन कुछ और कह पाते हैं, मिस चारोजीला ने कहा, हाँ नज़र रख रहे हैं, पर वो जियांग फैमिंग बहुत शातिर है। वो हमें लाइफ तक पहुंचने नहीं देगा। जो मैं करके रहूँगी, उसने मेरे आदमियों को धक्के मार कर अपने मेंशन से निकाला था ना, इसका बदला तो मैं लेके रहूँगी। उसने मेरी इंसल्ट की, मेरे आदमियों को बाहर फेंकवा कर। ही डजंट नो हु आई एम। वो अपनी पावर दिखा रहा है ना, अब मैं उसे अपनी पावर दिखाऊंगी। 1 महीना बचा है ना बस। पिछले 1 महीने में मैंने उसके सारे गड़े मुर्दे उखाड़ नहीं दिए ना। मेरा नाम भी चारोजीला नहीं। ये कहकर मिस चारोजीला ने कार स्टार्ट कर दिया था और वो एक तेज रफ्तार से हाईवे की तरफ चली गई थी। यहाँ जियांग जो बाइनोकुलर से विंग को देख रहा था, उसने बाइनोकुलर को अपने चेहरे के ऊपर से हटाते हुए शुयांग की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर शू, आपने जानबूझकर मिस चारोजीला को ट्रिगर किया ना कि वो लाइफ तक हर हालत में पहुंच सके? शुयांग ने कहा, हाँ, क्योंकि मैं जानता हूँ जियांग फैमियांग बहुत पावरफुल पर्सन है। उनके रहते हुए लाइफ तक हम किसी भी हालत में पहुँच नहीं सकते, चाहे हम एड़ी चोटी का जोर लगा दे। पर हमें लाइफ तक पहुँचना है तो हमें भी किसी पावरफुल पर्सन को जियांग फैमियांग के सामने लाकर खड़ा करना होगा। जो करेंगी मिस चारोजीला, वो अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देंगी, क्योंकि बात अब उनके ईगो पर आ चुकी है। मिस्टर निये ने कहा, मिस्टर जियांग, अब मुझे डर लग रहा है। मिस चारोजीला क्या करने वाली हैं? जियांग ने कहा, क्या पता, पर ये बात तो तय है, हम लाइफ तक ज़रूर पहुँचेंगे, क्योंकि अब बात ईगो पर आ चुकी है। निमिंजे ने कहा, सही कहा मिस्टर जियांग आपने। इस वक्त मिस चारोजीला वैसे भी बहुत गुस्से में है। मुझे तो वो दिन याद आ गए जब मिस चारोजीला को पता चला था कि लाइफ के हम कितने करीब थे, फिर भी हम उन्हें पहचान नहीं पाए। फ्लैशबैक, बीजिंग पुलिस स्टेशन, चीफ ऑफिस। चीफ, ये कहते हुए मिस्टर मिन हड़बड़ाते हुए चीफ के ऑफिस में आए, जहाँ मिस चारोजीला, मिस्टर जियांग, निमिंजे और लूना और चीफ थे। चीफ ने कहा, मिस्टर मिन, क्या हुआ है? आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं और आपको इतनी सारी चोटें कैसे लगी? ये सुनकर मिस्टर मिन ने चीफ की तरफ आते हुए कहा, चीफ, वो जियांग फैमियांग, वो हमें लाइफ तक पहुंचने नहीं दे रहा है। मिस चारोजीला ने कहा, क्या मतलब है वो हमें लाइफ तक पहुंचने नहीं दे रहा है? अगर वो हमें लाइफ तक पहुंचने नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लाइफ तक पहुंच नहीं सकते। बंदूकें किस लिए है आपके पास? उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते? सरकार ने बंदूकें बस आपको सजाने के लिए नहीं दे रखी हैं, उसका इस्तेमाल कीजिए। ये कहकर मिस चारोजीला चिल्लाते हुए खड़ी हो गई। मिस्टर मिन ने कहा, मिस चा, हमारे पास बंदूकें हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास बंदूकें नहीं, उनके पास भी बंदूकें हैं और उन्होंने हम पर फायर किया। मिस्टर जियांग ने कहा, व्हाट? मिस्टर मिन ने कहा, हाँ,
हाँ मिस्टर जियांग, मैं और हमारे सभी ऑफिसर्स जियांग मैंशन में घुस गए थे, पर उनके गार्ड्स ने हमें अंदर जाने दिया ही नहीं। उस मैंशन के अंदर हमें जाने दिया नहीं। उन्होंने हमें गेट से ही रोक लिया और उन्होंने हमारे ऊपर फायरिंग शुरू कर दी थी। हमारे कई ऑफिसर्स मारे गए। ये सुनकर मिस चारोजिला का पारा चढ़ गया। तो उन्होंने कहा, उस जियांग फैमियांग ने मेरे ऑफिसर्स के ऊपर फायरिंग किया, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। चीफ ने कहा, मिस चाओ अपना माथा ठंडा करो, और तुम्हारी वजह से देखो हमारे कितने ऑफिसर्स मर गए। मैंने कहा था जियांग फैमियांग से भिड़ना पिट करो, मैं संभाल लूंगा। मिस चाओ ने कहा, आप क्या संभालेंगे चीफ, आप कुछ नहीं कर सकते। इतने दिन में कुछ नहीं कर पाए तो अब क्या करेंगे, अब मैं करूंगी। चीफ ने कहा, मिस चाओ अपने आप को ज्यादा स्मार्ट मत बनो, ये तुम्हारा कोई पर्सनल मैटर नहीं है, ये पूरे देश का मामला है। तुम्हारे पास एक गलती से सब कुछ बिगड़ सकता है। मिस चाओ ने कहा, उसीलिए तो मैं लाइफ को हमारे पास लाना चाहती हूँ, पर वो जियांग फैमियांग मेरे रास्ते में आ रहा है। चीफ ने चिल्लाते हुए कहा मिस चारोजिला से, वो उसका बाप है, और अगर तुम उसके बेटे को उससे छीनोगी वो तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं ना। शुयांग ने कहा, मिस चाओ चीफ सही कह रहे हैं, आपको ठंडे दिमाग से काम करना चाहिए, आप यूं इस तरह हाइपर नहीं हो सकती। मिस चारोजिला ने कहा, अब तुम मुझे सिखाओगे। निमिन जी ने कहा, स्टॉप, आप सब यूं आपस में क्यों लड़ रहे हैं। जियांग ने कहा, मिस्टर नी सही कह रहे हैं, हमें यूं आपस में नहीं लड़ना चाहिए, हमें कोई रास्ता निकालना चाहिए लाइफ तक पहुंचने के लिए। शुयांग ने कहा, हाँ, और हाँ, अगर हम एक बार लाइफ तक पहुंच गए तो सब कुछ इजी हो जाएगा, वो जियांग फैमियांग कुछ नहीं कर पाएगा। जियांग ने कहा, हाँ, पर उसके लिए हमें एक बार लाइफ से बात तो करनी होगी। लूना ने कहा, पर कहाँ। शुयांग ने कहा, एडना है। जियांग ने कहा, एडना है क्यों। ये सुनकर मिस चारोजिला ने कहा, बेस्ट आइडिया, लाइफ उसी में तो पड़ती है। ये सुनकर निमिन जी के दिमाग में कुछ खटका, लाइफ वहीं पड़ती है। मिस्टर निमिन जी ने कहा, एक सेकंड मिस चा, आपने क्या कहा, लाइफ कहाँ पड़ती है। मिस चारोजिला ने कहा, क्या आपको पता नहीं, लाइफ तो एडना हाई में पड़ती है ना। ये सुनकर निमिन जी ने कहा, व्हाट द फक। ये सुनकर सभी का ध्यान निमिन जी की तरफ चला गया था। सभी अजीब निगाहों से मिस्टर निये को देखने लगे थे। मिस चारोजिला ने कहा, मिस्टर निये क्या बात है। निमिन जी ने कहा, मिस्टर मुझे वो किताब चाहिए। मिस्टर ने कहा, क्यों। मिस्टर निये ने कहा, मुझे समझाने का वक्त नहीं है, इतनी बड़ी बात मैं कैसे नजरअंदाज कर सकता हूँ। ये कहकर निमिन जी ने हड़बड़ाते हुए मिस चारोजिला के हाथों से वो किताब छीन ली थी, वही डिस्ट्रॉयर वाली किताब। और वो उस किताब को लेकर उन्होंने उस किताब को टेबल पर रखा और वो जल्दी जल्दी पन्नों को पलटने लगे थे, जैसे वो कुछ ढूंढ रहे थे। शुयांग ने कहा, मिस्टर निये क्या बात है। जियांग ने कहा, मिस्टर निये क्या आप ठीक है। और यहाँ निमिन जी के माथे के ऊपर पसीना आ गया था और वो हड़बड़ा गया था, और वो हड़बड़ाते हुए पन्नों को बस पलटे जा रहे थे। और यहाँ लूना बस निमिन जी को देख रही थी, उसके चेहरे के ऊपर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, वो बस सब कुछ देख रही थी। और यहाँ चीफ, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था ये सब हो क्या रहा है। उनसे बिना पूछे सब अपने ही अपने फैसले ले रहे हैं। वो चीफ है यार, उनसे भी तो कोई कुछ पूछो। चीफ ने कहा, मिस्टर निये हुआ क्या है। मिस्टर निये ने कहा, चीफ आप शांत रहिए, मुझे देखने दीजिए। चीफ ने कहा, यहाँ मेरी कोई इज्जत भी है, ऊपर से ये औरत मुझ पर चिल्लाए जा रही है, लगता है मेरी कुर्सी जा कर रहेगी। तभी मिस्टर निये ने कहा, मुझे मिल गया। ये कहते हुए मिस्टर निये ने पन्ने को पलटा और उन्होंने मदर ऑफ अर्थ के उस तस्वीर को देखा जो उस किताब में उतारी गई थी। वही खूबसूरत सी सिल्वरिश ग्रे आईज, काले लंबे बाल, शार्प नोज और लिप्स के नीचे वो मोल, और माथे के ऊपर वही लाल रंग की डिजाइन जो बहुत खूबसूरत थी। ये देखकर निमिन जी ने कहा, नो 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 नो। ये कहकर निमिन जी ने अपने फ़ोन को निकाला और उन्होंने एक सोशल मीडिया अकाउंट खोला और उन्होंने उनमें से एक तस्वीर पर क्लिक किया, जिस तस्वीर में दो शख्स थे जो सेल्फी ले रहे थे। मिस्टर ने कहा, मिस्टर निये आप क्या कर रहे हैं, बताएंगे भी। ये सुनकर निमिन जी ने कहा, मिस्टर लाइफ मेरे भाई का दोस्त है। मिस्टर ने कहा, व्हाट। जियांग ने कहा, व्हाट। शुयांग ने कहा, क्या। चीफ ने कहा, ये क्या हो रहा है, मैं तो पागल हो जाऊंगा। मिस्टर ने कहा, मिस्टर निये जो भी कहिए साफ साफ किए, मुझे समझ में नहीं आ रहा था आप कहना क्या चाहते हैं। निमिन जी ने कहा, मिस्टर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई की दोस्त लाइफ है, ये देखिए। ये कहकर निमिन जी ने अपने फ़ोन को मिस चारोजिला को दिखाया। मिस चारोजिला ने कहा, फक। ये कहकर मिस चारोजिला ने जल्दी से निमिन जी से उस फ़ोन को छीन लिया और वो उन दो तस्वीरों को आपस में मिलाने लगी, वो फ़ोन वाली तस्वीर और वो किताब वाली तस्वीर को। मिस चा ने कहा, नो 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 नो,
ये दोनों तो एक ही शख्स है, मिस्टर नी है। इससे पहले आपने हमें बताया क्यों नहीं कि आप जानते हैं लाइफ कौन है? मिस्टर नी ने कहा, मिस चा, मुझे नहीं पता था कि लाइफ मेरे दोस्त का फ्रेंड है। मिस चा ने कहा, मिस्टर नी, इसका क्या मतलब है कि आपको नहीं पता था? आपने लाइफ की तस्वीर को देखा था, फिर भी आपने हमें नहीं बताया। आप उससे तो पहचान सकते थे ना। मिस्टर नी ने कहा, मिस चा, मुझे डाउट था। इससे पहले कि मिस्टर नी कुछ और कह पाते, मिस चारुजीला ने कहा, डाउट से आपका क्या मतलब है? ये कहकर मिस चारुजीला ने अपने गुस्से को शांत किया। उन्होंने अपने सिर पर हाथ रखा और कहा, डाउट था से आपका क्या मतलब है मिस्टर नी? आपके इस डाउट के चक्कर में हम पिछले 4 महीने से यीलिंग से लेके लॉस्ट सिटी से लेके बीजिंग तक दौड़ रहे हैं, पिछले 4 महीने तक पागलों की तरह, और आप डाउट में थे। मिस्टर नी ने कहा, सॉरी मिस चा, मेरी गलती। हाँ, आप ही की गलती की वजह से हम पिछले 4 महीने से इधर-उधर पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं, पागल कुत्तों की तरह लाइफ को ढूंढ रहे हैं, और लाइफ बीजिंग में थी। और सबसे बड़ी बात, वो आपके भाई की दोस्त थी। हम उन्हें कितने आसानी से मिल सकते थे, पर नहीं, आपने पहले हमें नहीं बताया। आपने ऐसा क्यों किया? मिस्टर नी ने कहा, मिस चा, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था, मुझे पता नहीं था। पता मिस्टर नी है। जियांग ने कहा, मिस चा, शांत हो जाइए मिस चा। मिस चा ने कहा, मैं शांत कैसे हो जाऊँ? जियांग ने कहा, मिस चा, इस वक्त बहस करने से कोई भी मतलब नहीं, हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमें कुछ हासिल होगा ही नहीं, तो सच्चा बहस नहीं करते हैं। ये सुनकर मिस चा नी मिंजे को घूर कर देखने लगी। शुयांग ने कहा, मिस चा, मिस्टर जियांग सही कह रहे हैं, हमें लड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा, उससे अच्छा है कि हम लाइफ से मिले। जियांग ने कहा, हाँ मिस चा, हमें लाइफ से एटनाहाई में मिलना होगा, यही सबसे अच्छा रास्ता है। ये सुनकर मिस चा ने निम जैसे अपनी नजरें हटाते हुए जियांग को कहा, मिस्टर जियांग, मिल तो हम 4 महीने पहले ही सकते थे, हमारा वक्त इतना जाहिर नहीं होता अगर हमें पहले ही पता होता कि लाइफ और नी मिंजे का भाई दोनों एक ही शख्स है, और हमें मिस्टर शुयांग की कोई जरूरत ही नहीं होती, और हम लाइफ को ढूंढने के लिए लॉस्ट सिटी तक जाते ही नहीं। क्या सही वक्त की बर्बादी है, इसे कहते हैं वक्त को सही तरीके से बर्बाद करना। मिस्टर नी ने कहा, मिस्टर, हो सकता है दोनों अलग शख्स हो सकता है दोनों के चेहरे मिलते हो, अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है कि विंग की लाइफ है। मिस चा ने कहा, वो तो हो ही जाएगा, एटनाहाई चलो। निमिंजी ने कहा, मिस चा, एटनाहाई जाने का कोई मतलब नहीं है, हम इतनी रात हो गई है तो हम एटनाहाई तो जा नहीं सकते, हमें कल सुबह जाना होगा, पर कल सुबह जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि लाइफ ट्रिप पे जा रही है। मिस चारुजीला ने निमिंजी को देखते हुए कहा, ट्रिप पे? निमिंजी ने कहा, मिस चा ने कहा, ठीक है, तब उनके ऊपर नज़र रखो और मुझे ये कंफर्म करके बताओ कि जियांग फैमियांग का बेटा और तुम्हारे भाई का दोस्त दोनों एक ही शख्स है। अगर वो दोनों एक ही शख्स हुए तो वही लाइफ होंगी। ये कहकर मिस चारुजीला ने निमिंजे के आंखों में घूर के देखा और कहा, इतना तो आप कर ही सकते हैं ना मिस्टर निये? मिस्टर निये, क्या आप ठीक है? आप किन के हालों में खो गए थे? मिस्टर निये ने कहा, कुछ नहीं। हाँ, सच में मिस चारुजीला मुझसे कुछ ज़्यादा ही गुस्सा है। सच में अगर मैं पहले ही विंग को पहचान जाता कि विंग ही लाइफ है तो हमारे ये 4 महीने ज़ाया नहीं जाते। यीलिंग में उस किताब में लाइफ की तस्वीर देखकर ही मैं पहचान सकता था कि विंग ही लाइफ है, पर मैं उन्हें नहीं पहचान पाया। ये कहकर नी मिंजे ने उस पहाड़ी से नीचे देखा, उन जंगलों में, जिन जंगलों के बाद वो बीच था, जिस बीच के आगे वो लेक थी बड़ी सी जो जमी हुई थी, और वो जमी हुई बर्फ किसी आईने की तरह लग रही थी। और उस लेक के किनारे विंग और उसके सारे फ्रेंड्स और फांगची टेंट लगा रहे थे काफ़ी देर से, क्योंकि टेंट लगाने में वक्त लगता है, इतनी जल्दी से तो नहीं लगता ना। नहीं, मुझे वो तो देख ही सकते थे, पर वो कुछ और भी देख सकते थे। उन जंगलों में चींटियों की तरह चलते हुए ढेर सारे लोग जिन्होंने ब्लैक सूट पहन रखा है, और उन सभी के आंखों में सनग्लासेस हैं और हाथों में बड़ी बड़ी बंदूकें हैं। वो सभी गार्ड्स थे जियांग फैमियांग के, जो चप्पे चप्पे पर खड़े थे विंग की सेफ्टी के लिए, और वो सभी विंग के ऊपर नजर रख रहे थे ताकि विंग तक कोई अनजान शख्स या कोई भी पुलिस ऑफिसर पहुंच ना सके और उसे देख भी ना सके। सच में जियांग फैमियांग एक बहुत ही पावरफुल पर्सन है, इसीलिए तो 4 से 5 बार पुलिस वालों की टीम ने जियांग मैंशन पर धावा बोला था, और वो जियांग मैंशन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, पर उन लोगों को जियांग मैंशन के गेट से ही लथेड़ कर बाहर फेंकवा दिया गया था। फायरिंग तक चल गई थी विंग के लिए। पुलिस वालों और जियांग फैमियांग के गार्ड्स में एक झड़प हो गई थी, पर इतना सब होने के बावजूद भी पुलिस वाले तो विंग का चेहरा तक देख नहीं पाए थे, और विंग को कुछ भी नहीं पता चला था इन सब के बारे में कि उसके पीछे क्या हो गया। विंग को क्या,
मैडम यू जंगशा यानी किसी को कुछ नहीं पता चला था। जियांग पैमियांग ने इतनी सफाई से सब चीज़ें दबा दी थी, इसीलिए जियांग पैमियांग को पता है किस तरह अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। इसीलिए तो मिस चारोजिला फ्रस्ट्रेटेड है। इतनी कोशिश करने के बावजूद वो सभी विंग का चेहरा तक नहीं देख पा रहे हैं। और अब विंग के साथ साई की तरह इतने सारे गार्ड्स रहते हैं जिन्हें चकमा देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो सभी गार्ड्स वेल ट्रेंड हैं। उन्हें पता है कैसे अपने मास्टर की नज़रों में बिना आए उन्हें सेफ करना है, जिससे उनकी परछाई तक ना दिख सके। इसीलिए तो ये नौबत आ पड़ी है कि शु यांगजियांग और नी मिंजे विंग को इतनी दूर, मीलों दूर से एक पहाड़ी से देख रहे हैं। उसके वो पास नहीं जा सकते। वैसे पास जा क्या नहीं सकते, उन्हें पास जाने ही नहीं दिया जाएगा, इसीलिए तो वो इतने दूर से विंग को देख रहे हैं बायनाकुलर लगाकर। वरना तो इन गार्ड्स को अगर पता चल जाता ना, पुलिस ऑफिसर को वो उसका चेहरा तक देखने नहीं देते। जो पुलिस वालों ने तो देख लिया अब, और जो वो कंफर्म करना चाहते थे वो उन्होंने कर लिया। जियांग जानता है उन्हें इस हद तक गुजरना पड़ा, ये सब जियांग पैमियांग की देन है। अब ये विंग की बदकिस्मती है या मिस चारोजिला की खुशकिस्मती है कि विंग ही लाइफ है। पर देखना ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि जब मिस चारोजिला लाइफ से मिलेंगी, पर मिल नहीं पाएंगी, क्योंकि लाइफ और मिस चारोजिला के बीच में तब जियांग पैमियांग नहीं होंगे, डिस्ट्रॉयर लान फांगजी होंगे। और मिस चारोजिला का वो घमंड भी चूर हो जाएगा, किसी से भी ना हारने कब तक। डिस्ट्रॉयर मिस चारोजिला को उनकी औकात दिखा देंगे, क्योंकि डिस्ट्रॉयर मिस चारोजिला के भी बाप हैं। जब वो गुस्सा होते हैं तो सारी दुनिया उनके सामने झुकती है, और बात तो अब होगी उनकी प्यार की ना। तो ना जाने डिस्ट्रॉयर क्या करेंगे मिस चारोजिला का। शायद इस कहानी के जितने भी किरदार हैं उन्हें जो बातें इतनी सिंपल और सरल लग रही है ना, वो बातें इतनी सरल नहीं है, क्योंकि आने वाले वक्त में बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। तो कई रिश्ते उलझ कर रह जाएंगे और कई किरदार ऐसे आएंगे जो इस कहानी को पलट देंगे और पिछले सभी किरदारों को सोचने के लिए मजबूर कर देंगे कि क्या उन्होंने किया। आटा हेलन प्रेसिडेंट ऑफिस। प्रेसिडेंट, ये कहकर सेक्रेटरी लियो ने दरवाजे को खोल दिया और वो प्रेसिडेंट के पास गए और उन्होंने प्रेसिडेंट को एक डीप बो किया। उस प्रेसिडेंट टेबल पे देखा जा सकता था एक नेम प्लेट जिस पे लिखा था एमा स्कॉट, प्रेसिडेंट ऑफ आटा हेलन। प्रेसिडेंट एमा ने अपनी नज़रें उठाकर मिस्टर लियो को देखा। मिस्टर लियो ने कहा, प्रेसिडेंट, खबर मिली है चाइना में भी बहुत सारे जाने जा रही हैं, हर एक सेकंड में लोग मर रहे हैं, बिल्कुल हमारे ही तरह। ये कहकर सेक्रेटरी लियो ने एक फाइल को प्रेसिडेंट एमा की तरफ कर दिया था। प्रेसिडेंट एमा ने उस फाइल को उठाया और उन्होंने उन तस्वीरों को देखा उस फाइल में, जहाँ जितने भी पर्सन मरे थे उन सभी की पुतलियाँ ही नहीं थी, आंखें बिल्कुल सफ़ेद, शरीर अकड़ गया था। प्रेसिडेंट उन तस्वीरों को बहुत ध्यान से देख रही थी, क्योंकि जिस तरह चाइना में लोग मारे गए हैं उसी तरह सेम आटा हेलन में भी लोग मारे जा रहे हैं, वो भी एकाएक। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि हर देश में एक ही तरह लोग मारे गए। ये क्या है? क्या वायरस है कोई, या कोई डिजीज है, कोई बीमारी है, डिसऑर्डर क्या है जो लोग एक ही तरह मर रहे हैं? ऐसा क्यों है? प्रेसिडेंट बहुत टेंशन में है इस बात को लेकर, क्योंकि जनता सवाल उठा रही है और मीडिया इस बात का बखेड़ा बना रही है। हर चीज़ सरकार के ऊपर थोपे जा रही है, जो चीज़ हैंडल करना बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन चीज़ों को दबाया नहीं जा सकता। क्योंकि जितना ही हम इन चीज़ों को दबाएंगे वो चीज़ें और भी बड़ा रूप लेंगे, जो ले चुकी है। क्योंकि हम खबर को तो दबा सकते हैं, पर मौतों को वो दबा नहीं सकते, क्योंकि मौतें तो लगातार हो रही है ना, और बहुत बुरी तरीके से हर जगह हर एक सेकंड में लोग मर रहे हैं, जो मिस एमा समझ नहीं पा रही कि ऐसा क्यों हो रहा है, और वो इसे संभाल नहीं पा रही है। संभालेंगी भी कैसे? जब पता होगा कुछ तभी ना वो संभालेंगी, पर उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। मिस्टर लियो ने कहा, प्रेसिडेंट, एक अंदर की खबर मिली है। ये सुनकर प्रेसिडेंट की जो नजरें हैं वो उस फाइल से हटकर मिस्टर लियो की तरफ चली गई। मिस्टर लियो ने कहा, प्रेसिडेंट, मुझे लगता है चाइना की प्रेसिडेंट हमसे कुछ छुपा रही हैं। ये सुनकर प्रेसिडेंट एमा ने कहा, क्या मतलब है आपका मिस्टर लियो? सेक्रेटरी लियो ने कहा, प्रेसिडेंट, मुझे इसलिए लगता है क्योंकि चाइना में भी इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे जाना और प्रेसिडेंट का ध्यान उस पर ना होकर किसी बस एक केस पे होना,
ये तो शक का विषय बनता है ना। ये सुनकर प्रेसिडेंट ने अपने भौं चढ़ाते हुए कहा, क्या मतलब है एक केस पर? सेक्रेटरी लियो ने कहा, प्रेसिडेंट, चाइना के प्रेसिडेंट की नज़र है एक छोटे से एक्सीडेंटल केस के ऊपर। ये कोई बहुत पेचीदा या बड़ा केस नहीं है, फिर भी उनकी नज़र इस केस पर बनी हुई है और इसके लिए उन्होंने चाइना के सबसे बड़े पुलिस ऑफिसर को इस केस पे लगाया है। मुझे नहीं लगता ये केस एक छोटा सा केस है, ये एक बहुत बड़ा केस लगता है। इसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं जो प्रेसिडेंट की नज़र इस केस पर है, क्योंकि इतनी भारी संख्या में जनता मारी जाए और प्रेसिडेंट की नज़र एक केस पे हो, तो ये केस कोई छोटा केस नहीं हुआ ना। एमा स्कॉट ने कहा, मिस्टर लियो, चाइना के प्रेसिडेंट के ऊपर नज़र रखिए, वो क्या करना चाहती हैं, क्योंकि चाइना की प्रेसिडेंट एक बहुत ही चालाक प्रेसिडेंट है। उनकी नज़र किसी केस पे जाना इसका मतलब है कि एक बहुत बड़े राज को छुपाना। आप समझ गए ना आपको क्या करना है मिस्टर लियो? मिस्टर लियो ने कहा, जी प्रेसिडेंट। ये कहकर मिस्टर लियो ने प्रेसिडेंट को वो किया और वो प्रेसिडेंट ऑफिस से चले गए थे। सेक्रेटरी लियो के जाते ही प्रेसिडेंट ने अपने चेयर को घुमाया और उन्होंने बाहर देखा, उस बड़ी सी खिड़की से आसमान को, और उन्होंने कहा, आप क्या छुपा रहे हैं प्रेसिडेंट मैंग? ये कहकर प्रेसिडेंट ने अपने बगल में एक वर्ल्ड मैप को देखा जहां लिखा था चाइना आयरिस प्रेसिडेंट ऑफिस। सेक्रेटरी चिनचिन, क्या मतलब है? मिस चारोजिला प्रेसिडेंट से मिलने जा रही हैं, और ये चारोजिला है कौन? सेक्रेटरी चिनचिन ने आयरिस की प्रेसिडेंट शॉ सूजन से कहा, प्रेसिडेंट, मिस चारोजिला कोई ऐसी वैसी पुलिस ऑफिसर है नहीं। मिस चारोजिला चाइना की सबसे बड़ी पुलिस ऑफिसर्स में से एक है जो टॉप पे आते हैं। उनका प्रेसिडेंट से मिलना इसका मतलब है कि बहुत बड़ा राज छुपाया जाना। प्रेसिडेंट सूजन ने कहा, तो आपको लगता है प्रेसिडेंट मैंग हमसे कुछ छुपा रही हैं? सेक्रेटरी चिनचिन ने कहा, हाँ प्रेसिडेंट मैंग पूरे वर्ल्ड के प्रेसिडेंट से कुछ छुपा रही हैं, ये मैं दावे से कह सकती हूँ, क्योंकि इतनी भारी संख्या में मौतें होना और प्रेसिडेंट का ध्यान किसी एक केस पे होना, और जिस केस का संबंध इन मौतों से है ही नहीं, तो ये तो किसी बहुत बड़े राज की तरफ इशारा करता है ना। और वैसे भी प्रेसिडेंट, इसमें मुझे पता चला है कि इस केस में चाइना के टॉप बिजनेसमैन भी शामिल हैं। प्रेसिडेंट सूजन ने कहा, वो केस क्या है जो प्रेसिडेंट मैंग की नज़र उस केस के ऊपर है? सेक्रेटरी चिनचिन ने कहा, प्रेसिडेंट, वो केस एक एक्सीडेंटल केस है। ये सुनकर प्रेसिडेंट सूजन की भौं चढ़ गई और उन्होंने अपने पैरों को क्रॉस करते हुए चेयर पर लीन होते हुए कहा, प्रेसिडेंट की नज़र और एक एक्सीडेंटल केस के ऊपर? प्रेसिडेंट मैंग, आप क्या छुपा रहे हैं? आपको तो आपकी जनता बहुत प्यारी है, पर अब आपकी नज़र आपकी जनता पर नहीं, एक केस पर है। सेक्रेटरी चिनचिन, मीडिया, चाइना के मीडिया का क्या हाल है? सेक्रेटरी चिनचिन ने कहा, प्रेसिडेंट, चाइना की मीडिया बिल्कुल शांत है। ये सुनकर प्रेसिडेंट ने सेक्रेटरी चिनचिन की तरफ देखा और कहा, मैं जानती थी वो औरत बहुत शातिर है, उसे पता है किन चीज़ों को दबाना चाहिए और किन चीज़ों को उछालना चाहिए। जो हम नहीं कर पाए उसने वो किया, उसने मीडिया को शांत किया। सेक्रेटरी चिन ने कहा, हाँ प्रेसिडेंट, पर एक रिपोर्टर है जो इस केस के जड़ तक जाना चाहती है, कितने लोग कैसे मारे जा रहे हैं, वो लिंक शायद बैठाने की कोशिश करी और मुझे लगता है वो कर लेगी। ये सुनकर प्रेसिडेंट के चेहरे पर एक स्मिक आ गया। उसने कहा, कौन है वो? सेक्रेटरी चिन ने कहा, रिपोर्टर मैक्स। प्रेसिडेंट सूजन ने कहा, कहते हैं छोटी सी भी चिंगारी आग लगा सकती है। देखते हैं रिपोर्टर मैक्स इसमें चिंगारी का काम करती हैं या नहीं, और पता करो चारोजिला क्यों प्रेसिडेंट से मिलने गई है, और इस केस में ऐसा है क्या? मेरे लोग मारे जा रहे हैं जो मुझे बर्दाश्त नहीं, और अगर मुझे पता चला कि मेरे लोगों की मारे जाने की वजह चाइना है, तो मैं प्रेसिडेंट मैंग को छोड़ूंगी नहीं, जंग हो जाए। ये सुनकर सेक्रेटरी चिन घबरा गए। उन्होंने कहा, प्रेसिडेंट। ये सुनते ही प्रेसिडेंट सूजन ने घूरकर सेक्रेटरी चिन को देखा और कहा, पता करो प्रेसिडेंट मैंग क्या छुपा रही हैं। एक एक पर्सन पर नज़र रखो जो भी इस केस में है, और यहाँ तक कि प्रेसिडेंट
चारों जिला और उसकी पूरी टीम के ऊपर एक बंदा छूटना नहीं चाहिए। कौन कौन है इसमें? सेक्रेटरी चिन ने कहा। प्रेसिडेंट, सुनाई पड़ा है मिस चारोजिला की टीम टूट चुकी है। 5 ऑफिसर थे इस केस में मिस चारोजिला को मिलाकर, पर अब बची बस मिस चारोजिला हैं। बाकी सब के सब रस्टिकेट कर दिए गए हैं। उनकी वर्दी उनसे छीन ली जाएगी पिछले 1 महीने में। ये सुनकर प्रेसिडेंट शूसन ने कहा, इंटरेस्टिंग, मिस चारोजिला अब इंटरेस्टिंग है, और उससे भी ज़्यादा ये केस इंटरेस्टिंग है। प्रेसिडेंट मैंग, जिस राज को आप पूरी दुनिया से छुपाना चाहती है ना, उस राज को मैं ज़मीन में से खोद के निकालूंगी। मास्टर, ये सुनते ही जियांग फैमियांग जो अपने ऑफिस में थे, उन्होंने अपनी नज़रें ऊपर की और कहा, यूजे। सेक्रेटरी यूजे ने कहा, जियांग फैमियांग को 90 डिग्री बो करते हुए, आपका काम हो गया है मास्टर। मिस चारोजिला के सभी टीम मेंबर्स को जॉब से निकाल दिया गया है। पिछले 1 महीने में उन्हें उनका सस्पेंशन लेटर मिल जाएगा। जियांग फैमियांग ने कहा, 1 महीना? 1 महीने में? मैंने कहा था उन्हें अभी जॉब से निकालो। अब मैं उनके निकाले जाने का 1 महीने तक इंतजार करूंगा? मैंने कहा उन्हें अभी इसी वक्त जॉब से निकालो। सस्पेंशन लेटर उनके मुंह पे मारो और धक्के मार कर बीजिंग से बाहर फेंको, और उस शुयांग को तो चाइना से बाहर फेंको। ना हो बर्बाद हो से, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर वो मुझे मेरी आंखों के सामने नहीं दिखना चाहिए। 15 साल पहले भी वो मेरे रास्ते में आया था और 15 साल बाद भी मेरे रास्ते में आ रहा है। वो हर बार ही मेरे रास्ते में आता है और वो मुझे मजबूर कर देता है उसकी जान लेने में, पर इस बार मैं गलती करने वाला नहीं। जियांग फैमियांग के गुस्से को देखकर सेक्रेटरी यूजे ने कहा, मिस्टर जियांग, ऐसे ही किसी को भी जॉब से नहीं निकाला जा सकता। कम से कम 1 महीने का वक्त लगता है और कानून के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसके बिना हम कोई भी कदम आगे नहीं उठा सकते। ये सुनकर जियांग फैमियांग ने खड़े होते चिल्लाकर एक फाइल को फेंकते हुए कहा, ब्लडी हेल रूल्स एंड रेगुलेशन, आई डजंट केयर। बस उस शुयांग को निकालो, इस चाइना से निकालो, और ना ऐसा हो पाए तो मार दो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस वो मेरे बेटे तक नहीं पहुंचना चाहिए, समझे तुम? मैं नहीं चाहता मेरे बेटे को कुछ भी पता चले। उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ये सुनकर यूजे ने कहा, मिस्टर जियांग, मुझे पता है, पर हम तुम कोशिश कर रहे हो। कोशिश नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए। आई वांट रिजल्ट। यूजे, और उस औरत का क्या हुआ? चारोजिला का क्या हुआ? बताओ मुझे। ये सुनकर मिस्टर यूजे ने अपने सिर को झुका लिया और कहा, मास्टर। जियांग फैमियांग ने चिल्लाकर कहा, यूजे बताओ मुझे। अपने सर में झुकाओ, मेरे आंखों में आंखें डालकर कहो, उस औरत का क्या हुआ? मैंने कहा था उसे इस केस से बाहर निकालो, वो तुम नहीं कर पाए। उसका सस्पेंशन मुझे मेरे टेबल पे चाहिए। कहा था ना। ये सुनकर मिस्टर यूजे ने कहा, मिस्टर जियांग, मिस चारोजिला सस्पेंड नहीं हुई। मतलब मैंने बहुत कोशिश की। मैंने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया उनकी टीम को तोड़ने में और मिस चारोजिला को बाहर करवाने में। यूजे, बातें साफ कहो, हकलाना बंद करो। यूजे ने कहा, जी मास्टर। मिस चारोजिला सस्पेंड नहीं हुई। बाकी शुयांग, मिस्टर जियांग, लूना और क्या नाम है मिस्टर नीमिजे, वो सभी सस्पेंड हो गए हैं और उन सभी को वापस कोई जॉब ही नहीं मिलेगी, पर मिस चारोजिला नहीं हो पाई। ये सुनकर जियांग फैमियांग भड़क चुके थे, उनका पारा चढ़ गया था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, क्या मतलब है वो सस्पेंड नहीं हो पाई? यूजी ने कहा, मिस्टर जियांग, आई एम सॉरी, मिस चारोजिला को कोई जॉब से निकाल ही नहीं सकता क्योंकि उन्हें प्रेसिडेंट ने खुद भेजा था इस केस के लिए। जियांग फैमियांग ने कहा, उन्हें इस केस के लिए नहीं भेजा गया था, उन्हें जो चाइना में मौतें होनी उनके लिए भेजा गया था। उसका मुझसे क्या लेना देना? वो इस केस में कैसे घुस गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यूसी ने कहा, मास्टर मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, मिस चारोजिला इस केस में कैसे आगे, पर अब उन्हें इस केस से निकाला नहीं जा सकता। वो आपके पीछे पड़ेंगे अब। ये सुनकर जियांग फैमियांग ने कहा, व्हाट? और जियांग फैमियांग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। यूसी ने कहा, जी मास्टर, क्योंकि आप लिटिल मास्टर और उनके बीच में आ रहे हैं, इसलिए वो अब आपके पीछे पड़ी हैं और वो बहुत बड़ा कुछ करने वाली हैं। मुझे लगता है उन्हें मैं ट्रैक भी नहीं कर पा रहा हूँ, वो कहाँ जा रही हैं। कहीं तो वो गई, पर मुझे नहीं पता वो कहाँ गई। मास्टर, लिटिल मास्टर इस वक्त फ्लोरा में है। जियांग फैमियांग ने कहा, पता है वो फ्लोरा में है, उस पर नज़र रखो। कोई भी अनजान शख्स
मेरे बेटे के आसपास भी नहीं भटकना चाहिए। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है यूजे, समझ गए? गार्ड्स की संख्या बढ़ा दो। यूजे ने कहा मास्टर, ऑलरेडी 50 से भी ज़्यादा गार्ड्स लिटिल मास्टर के आसपास हैं और अब आप चाहते हैं कि और गार्ड्स? जंग पैमियांग ने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने गार्ड्स हैं, गार्ड्स की संख्या बढ़ाओ। मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए और वो पुलिस ऑफिसर्स मेरे बेटे तक नहीं पहुंचने चाहिए, समझ गए ना तुम? और उस शुयंग का कुछ करो, उसी की वजह से ये सब हुआ है। उसी ने मिस चारुशीला को मेरे बेटे के पीछे लगाया होगा, मैं जानता हूँ ये उसी की वजह से हुआ है, वरना कल की आई ऑफिसर्स को इस केस के बारे में पता कैसे हो सकता है? जब मैंने सभी सबूत दफना दिए थे, एक कतरा तक नहीं था, तो जाहिर सी बात है ये उसी की वजह से हुआ है। उसी ने ये सब किया है। वो मुझसे भिड़ना चाहता है ना, उससे मैं दिखाऊंगा मुझसे भिड़ने का अंजाम, जंग पैमियांग से भिड़ने का अंजाम। फ्लोरा, वांग जी ये मैं कर लूँगा, तुम जाओ बाकी के सामान लेकर आओ। वांग जी ने कहा नहीं विंग, तुमसे ये हैमर नहीं चलने वाला। विंग ने कहा मुँह फुलाते हुए, वांग जी तुम मुझे कमज़ोर समझते हो? वांग जी ने कहा विंग ऐसा नहीं है, अब तुम इतने से तो हो और इतना बड़ा हैमर चलाओगे? विंग ने वांग जी से हैमर छीनते हुए कहा दो मुझे, सामान लेकर आओ, मैं ये कर लूँगा, जाओ भी। वांग जी ने कहा ठीक है, पर विंग हैमर चलाना मत, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी बीवी के हाथों पर चोट लग जाए। ओके? ये कहकर वांग जी ने विंग के फोरहेड पर किस किया। विंग ने स्माइल किया और कहा जाओ भी, ये मैं कर लूँगा। ये सुनते ही वांग जी वहाँ से चला गया और यहाँ विंग ने उस लकड़ी को देखा जिस लकड़ी को वो ज़मीन में गाड़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे ये रस्सी भी तो बांधनी होगी ना टेंट के लिए। इसीलिए विंग ने उस हैमर को लिया और इधर उधर देखा कहीं वांगजू से देख तो नहीं रहा है, वरना वांगजू से बहुत डांटने वाला है। विंग ने कहा ओ वो तो नहीं है। ये कहकर विंग उस हैमर से उस लकड़ी पर मारने लगा ताकि वो जो लकड़ी है जमीन में धंस जाए। विंग ने कई बार उस लकड़ी पर हैमर से मारा और वो लकड़ी जमीन में धंस चुकी थी। विंग ने कहा यस मैंने कर लिया। ये कहकर विंग उठा और उसने उस रस्सी को बहुत ताकत के साथ खींचा, जिस रस्सी को उसे स्किल पर बांधना था या उस लकड़ी पर बांधना था, क्योंकि वो उस रस्सी को बांधेगा इस खूंटी से तभी तो टेंट स्टेबल रहेगा। इसी वजह से विंग बहुत ताकत लगाकर उस रस्सी को खींच रहा था और फिर उसने उस रस्सी को उस लकड़ी में बांधा, पर वो रस्सी थी कि बार बार ढीठ खुली जा रही थी और विंग वो रस्सी लेकर ही खिंचा जा रहा था दूसरी तरफ, क्योंकि तीनों ही तरफ रस्सी बांधी जा चुकी थी। ये लास्ट रस्सी थी जिसे बांधी थी, बाकी सब रस्सियों को वांग जी ने किया था। अब यही रस्सी बस बांधी बची थी जो विंग खुद करना चाहता था, पर ये रस्सी ढीठ थी कि वो उस लकड़ी से बंध ही नहीं रही थी। विंग ने कहा तुम कितनी जिद्दी हो, पर देखना मैं तुम्हें बांध के रहूंगी। ये कहकर विंग ने दोबारा से उस रस्सी को खींचा और वो उस रस्सी को उस लकड़ी में बांधने लगा, पर वो रस्सी इससे पहले कि खुल पाता दोबारा से कि किसी ने उस रस्सी को पकड़ लिया और उस रस्सी को खींचा, जिसे विंग भी उस रस्सी के साथ उस इंसान की तरफ चला गया था। विंग के हाथ उस इंसान के शोल्डर पे थे, हालांकि विंग बैठे बैठे ही उस रस्सी को बांधने की कोशिश कर रहा था, इसी वजह से वो उस इंसान के शोल्डर से जाकर टकरा गया था। विंग ने कहा आई एम सॉरी, मैं बस इसे बांधने की कोशिश कर रहा था। ये कहकर जब विंग ने उस इंसान के चेहरे को देखा तो उसने कहा सीनियर। वेंचिंग ने मुस्कुराते हुए कहा सीनियर? विंग सीरियसली, मैंने तुमसे कितने बार कहा है मुझे वेंचिंग बोलो। विंग ने स्माइल करते हुए कहा हाँ वेंचिंग, पर तुम यहाँ क्यों? वेंचिंग ने कहा मैं इसलिए यहाँ हूँ क्योंकि मैं देख रही थी कि मेरा जूनियर इतने देर से स्ट्रगल कर रहा है इस रस्सी के साथ, तो मैंने सोचा मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ। वेंचिंग ने मुस्कुरा कर कह रही थी और उसकी मुस्कुराहट कोई दूर से तो देख रहा था, वो था सिजोई जो एक टेंट के पास खड़ा था। उसने कहा मैं जानता था वेंचिंग तुम उससे दूर नहीं रह पाओगी, कितनी भी कोशिश कर लो रह नहीं पाओगी, और देखो तुम उसके पास चली ही गई। प्यार में अक्सर वादे टूट ही जाते हैं। तुमने मुझसे वादा किया था तुम उसके पास नहीं जाओगी, पर तुम हो उसके पास। सीनियर कहाँ आप खो गए? ये कहकर विंग ने वेंचिंग के चेहरे के आगे एक चुटकी बजाई। वेंचिंग ने कहा हाँ? विंग ने कहा आप कहाँ खो गए? वेंचिंग ने कहा ओह कहीं नहीं, लो मैं ये रस्सी बांध देती हूँ। विंग ने कहा नहीं मैं बांधूंगा इसे, मैं बांध लूँगा। सीनियर आप जाओ, आप अपने टेंट लगा लो,
क्या आपने लगा लिया? वंशिंग ने कहा हाँ तो मैंने कब का लगा लिया, मैं तो बस यूँ ही फ्री थी तो मैंने सोचा तुम्हारी हेल्प कर दूँ। विंग ने कहा नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वांग जी ने पीछे से आते हुए कहा मिस वंशिंग इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वंशिंग के हाथों से वांग जी ने उस रस्सी को छीन लिया था और वांग जी वंशिंग को घूर कर देखने लगा। वंशिंग ने कहा वो तो बस मैं विंग की मदद करना चाहती थी। वांग जी ने कहा थैंक्स वंशिंग, आप विंग की मदद करना चाहती थी पर मैं अब आ गया हूँ तो उसकी मदद मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। सो आप जा सकती हैं। ये कहकर वांग जी ने एक छोटी सी स्माइल की जिस स्माइल में गुस्सा था जो वंशिंग देख सकती थी पर विंग शायद नहीं देख सकता था। वांग जी जेलस था वंशिंग से कि क्यों वंशिंग विंग के पास आ रही है। हाँ वांग जी को पता है वंशिंग ने खुद ही स्टेप बैक ले लिया है, लेकिन डिस्ट्रॉयर जेलस कैसे नहीं होते किसी और अल्फा को अपने ओमेगा के पास देखकर, इसीलिए डिस्ट्रॉयर जेलस है। जो देखकर वंशिंग ने कहा वांग जी मेरा मतलब विंग मैं जाती हूँ, ठीक है अपने कैंप लगा लो तुम, उसके बाद हम सब मिलकर लंच करते हैं कैंप फायर के साथ। विंग ने कहा हाँ कैंप फायर मुझे बहुत पसंद है, मैंने अक्सर उसे टीवी में बस देखा है और पता है ये मेरा फर्स्ट कैंप फायर है, बहुत मज़ा आने वाला है। वांग जी जल्दी जल्दी इस रस्सी को बांधो तो हम चलते हैं लंच करने, वैसे भी बहुत रात हो गई है, मुझे भूख भी लगी है, मेरे पेट भी आवाज़ कर रहा है। ये कहकर विंग ने अपने पेट पर सहलाया। वांग जी ने हंसते हुए कहा सच में विंग लगता है तुम्हें बहुत भूख लगी है। ये कहकर वांग जी ने विंग के उस छोटे से टमी के ऊपर पैट पैट किया, जो देखकर वंशिंग ने एक स्माइल की और वो धीरे धीरे विंग और वांग जी से दूर चली गई। आखिरकार विंग तुम्हारा टेंट तैयार हो गया। हाँ क्या हो गया? तैयार हो गया विंग हमारा टेंट तैयार हो गया। ये कहकर निहो सेंग ने अपने बैग को लाकर विंग के टेंट के पास फेंका। निहो सेंग को देखकर वांग जी ने कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निहो सेंग ने कहा मैं यहाँ क्या करूँ, इसका क्या मतलब है? मैं ही तो विंग के साथ रहूँगा ना। वांग जी ने कहा क्यों तुम उसके साथ रहोगे? विंग के साथ मैं रहूँगा, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। निहो सेंग ने कहा वाह 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 वाह, तुम उसके साथ रहोगे सच में? लान वांग जी तुम एक अल्फा हो, तुम एक ओमेगा के साथ नहीं रह सकते। ये कहते हुए निहो सेंग ने वांग जी को उंगली दिखाई गुस्से में, और मेरे दोस्त से दूर रहो, तुम ज़्यादा चिपना चिपनी मत क्या करो, ठीक है? मैं देख रहा हूँ तुम बहुत उसे चिपक रहे हो। विंग ने कहा हुसैन वो मेरा बॉयफ्रेंड है। वांग जी ने कहा हाँ ऑफ कोर्स मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ तो मैं उसके साथ ही रहूँगा ना इसी टेंट में। निहो सेंग ने कहा हाँ और फिर तुम कुछ गड़बड़ कर दो और फिर तुम मेरे दोस्त को छोड़ के चले जाओ। विंग ने कहा हुसैन ये तुम क्या कह रहे हो? वांग जी समझ नहीं पाया निहो सेंग कहना क्या चाहता है, गड़बड़ से क्या मतलब है, पर विंग जरूर समझ गया था। निहो सेंग की बात इसी वजह से तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी। विंग ने कहा हुसैन वो बंद करो यार, तुम क्या कह रहे हो? निहो सेंग ने कहा हाँ मैं समझता हूँ ये कुछ भी कर सकता है, अल्फाज बहुत नालायक होते हैं, मेरे दोस्त से दूर रहो तुम, और तुम उसके टेंट में नहीं रहोगे। वांग जी ने कहा इससे पहले तो तुम मुझे दिखे नहीं, यहाँ पर जब काम था तो तुम गायब थे। निहो सेंग ने कहा एक्सक्यूज मी मिस्टर लान वांग जी, मैं गायब नहीं था, मैं रायन काका की हेल्प कर रहा था टेंट लगाने में, इसी वजह से मुझे विंग के पास आने में देर हो गई, वरना तुम जैसे अल्फाज की मदद हमें नहीं चाहिए। निकलो ऐसे, विंग के साथ टेंट में मैं रहूंगा और तुम जाओ सीजे और काका के साथ रहो, बाय। वांग जी ने कहा तुम तो? निहो सेंग ने कहा तुम नहीं जा रहे हो, देखो मैं सीजे को बुला दूंगा। वांग जी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, विंग मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उसके साथ रहूंगा, तुम क्यों रहोगे? ये कहकर वांग जी गुस्सा हो गया था। वांग जी इस तरह गुस्सा हुआ था जैसे कोई बच्चा। विंग ने कहा हाउ क्यूट, वांग जी तुम कितने क्यूट लगते हो गुस्सा होते हुए। ये कहकर वांग जी के चिक्स को विंग ने पुल किया। निहो सेंग ने ये देखकर कहा ला क्यूट, कौन से एंगल से क्यूट विंग, ये किस एंगल से क्यूट लग रहा है, तुम्हारी आंखें तो खराब नहीं हुई, देखो तो जरा। ये कहकर निहो सेंग विंग की आंखों को देखने लगा। उसने कहा देखो देखो, नहीं यार तुम्हारी आंखें तो खराब नहीं है, पर तुम्हें ये क्यूट क्यों लग रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा। यल्ली ने आते हुए कहा यहाँ क्या हो रहा है, तुम तीनों आपस में लड़ क्यों रहे हो? निहो सेंग ने कहा सीजे मैं नहीं लड़ा हूँ, ये देखिए ना ये लान वांग जी विंग के साथ एक ही टेंट में रहना चाहता है, एक ही टेंट में, आप समझ रहे हो? यल्ली ने कहा व्हाट? वांग जी ने कहा ऑफ कोर्स, इसमें कौन सी बड़ी बात है? यल्ली ने कहा बड़ी नहीं बहुत बड़ी बात है, तुम हमें मरवाना चाहते हो क्या? वैसे भी मॉम ने विंग की जिम्मेदारी हमें दी रखी है और तुम उसके साथ नहीं रह सकते।
वांगजी ने कहा क्यों, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। याली ने कहा तुम चलो, मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ, वरना तो मॉम को जब पता चलेगा कि तुम विंग के साथ टेंट में रहने चाहते थे, मॉम हमारे साथ साथ तुम्हारी भी टांग तोड़ेंगी, वो मैं नहीं चाहती, चलो। ये कहते हुए याली वांगजी को वहां से लेके गई। वांगजी विंग को छोड़कर जाना नहीं चाहता था, फिर भी याली वांगजी को खींचते हुए वहां से लेके गई। और यहाँ वांगजी बार बार पीछे पलट कर विंग को देख रहा था। विंग को बहुत बुरा लग रहा था, वो भी वांगजी की शादी की टेंट पे रहना चाहता था एक साथ। कितना अच्छा मौका था, पर इस निहो सिंह के वजह से। ये कहकर विंग ने गुस्सा होते हुए निहो सिंह को देखा। निहो सिंह ने कहा क्या, अब तुम मेरे ऊपर क्यों गुस्सा हो यार। कुछ देर के बाद सभी स्टूडेंट्स गोलाई में बैठे हुए थे। बीच में आग जल रही थी और सभी स्टूडेंट्स आग को सेक रहे थे और साथ ही हंसी मजाक कर रहे थे। कुछ पुरानी कहानियां सुना रहे थे, तो कुछ गिटार बजा रहे थे, तो कुछ गेम्स खेल रहे थे। सभी के चेहरे के ऊपर स्माइल थी और रात जैसे जैसे हो रही थी, ठंड भी बढ़ता जा रहा था। इसी वजह से सभी ने अपने कानों को ढक रखा था और मोटे मोटे स्वेटर पहन रखे थे, क्योंकि फ्लोरा एक बहुत ठंडी जगह है जहाँ रात में ठंड और भी बढ़ जाती है। इसीलिए विंग ने अपने हाथों को मलते हुए कहा कितनी ठंड है, मैंने नहीं सोचा था फ्लोरा इतना ठंडा होगा। निहो सिंह ने विंग को कंधे से मारते हुए कहा तुम्हें क्या लगा था फ्लोरा एक गर्म जगह होगी, मैंने तो पहले ही कहा था फ्लोरा एक ठंडी जगह होगी, इसीलिए तो सभी ने स्वेटर लाया था। विंग ने कहा था स्वेटर तो मैंने भी लाया था, पर मुझे क्या पता था इतनी ठंड होगी यहाँ। तभी वांगजी ने विंग को अपना कोट उठाते हुए कहा क्या आप ठीक है। याली ने ये देखकर कहा हाउ रोमांटिक। निहो सिंह ने मुंह बनाया, कहा ओ कितना गंदा लगता है, कितना क्रिंज है। विंग ने कहा तुम्हें तो हर चीज ही क्रिंज लगता है, तुम्हें वांगजी से प्रॉब्लम क्या है। वांगजी ने कहा निहो सिंह को देखकर मुंह बनाते हुए इसे मुझसे बहुत प्रॉब्लम है। निहो सिंह ने कहा हाँ है तो क्यों ना हो, तुमने आखिर मेरे बेस्ट फ्रेंड को मुझसे छीन लिया। वांगजी ने कहा विंग अगर सच में ये तुम्हारा दोस्त नहीं होता ना, मैं इसे उठाकर फेंक देता। निहो सिंह ने कहा क्या कहा तुमने। विंग ने कहा वांगजी उसे टीज करना बंद भी करो। वांगजी ने कहा ये मैं टीज नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। ये सुनकर विंग ने बड़ी बड़ी आंखें करते हुए कहा वांगजी इसके सामने ऐसा मत बोलो, वरना ये मुझे बाद में बहुत मारेगा। निहो सिंह ने कहा मैंने सुन लिया। विंग ने कहा मुझ को लाइट करते हुए वांगजी तुमने कहा था ना तुम मुझे अपना गिटार सुनाओगे, तुमने कुछ लिखा था ना, तुम नहीं करने वाले कि तुमने अपना गिटार नहीं लाया, मैंने कहा था ना तुम्हें अपना गिटार लाने के लिए। निहो सिंह ने कहा क्या ये बजाता भी है सच में कि ये सिर्फ शो ऑफ करता है। वांगजी ने आई रोल करते हुए कहा मुझे बजाना आता है। हुसैन ये सुनते ही विंग ने कहा मैं तुम्हारा गिटार लेके आता हूँ। वांगजी ने कहा विंग अभी नहीं मैं नहीं करना चाहता। विंग ने जाते हुए कहा तुम्हें बजाना होगा मेरे लिए, मैं सुनना चाहता हूँ तुम्हारी वो धुन। ये कहकर विंग दौड़ता हुआ वांगजी के कैंप में गया और उसने वांगजी का गिटार लाया और वांगजी को थमा दिया और कहा बजाओ। ये कहकर विंग वांगजी के सामने बैठ गया और सभी का ध्यान वांगजी की तरफ चला गया। वांगजी ने कहा विंग मैं नहीं बजाना चाहता। तभी सभी ने हुटिंग करना शुरू किया और कहा लान वांगजी गिटार बजाओ, हमें कुछ सुनाओ जल्दी। सभी वांगजी को चीयर कर रहे थे और वांगजी विंग को देख रहा था। ये देखकर वांगजी ने उस गिटार को अपने हाथों में सही से पकड़ा और फिर उसने विंग की तरफ देखा जो उसी को देख रहा था, अपने चेहरे पर अपने दोनों हाथों को रखकर बहुत प्यार से। वांगजी ने कहा विंग ने अपने पलकों को झपका कर कहा बजाओ वांगजी, मुझे सुनना है। आज के लिए बस इतना ही। तो आपको क्या लगता है जियांग फेमियांग क्या छुपा रहे हैं जो विंग से शायद जुड़ा हुआ है, और विंग के पीछे इतने सारे लोग क्यों पड़े हैं जिन्हें विंग जानता तक नहीं है, और चाइना की प्रेसिडेंट ये इसमें कैसे आ गई, और आटा हेलन और आयरिस की प्रेसिडेंट इस कहानी में क्या कर रही हैं, और आपको क्या लगता है चाइना के प्रेसिडेंट है कौन जिससे मिर्चा मिलने वाली हैं, वो इस कहानी में क्या कर रही हैं, क्योंकि ये कहानी तो गॉड्स की है ना। प्रेसिडेंट्स कैसे आए इसमें, या फिर प्रेसिडेंट्स इस कहानी में पहले से थे। और यहाँ मिस्टर रोज़िला नीमी जैसे गुस्से में है। आपको क्या लगता है मिस्टर रोज़िला का नीमी जैसे गुस्सा होना सही है, क्योंकि मिस्टर रोज़िला के हिसाब से तो बस एक कदम बढ़ाने पर वो लाइफ तक पहुंच सकती थी, पर नीमी जी ने इस बात को नज़रअंदाज किया। लाइफ उनके सामने थी पर वो उन्हें देख नहीं पाए। अगर
नी मिंजे पहले ही यिलिंग में लाइफ की तस्वीर देखने पर पहचान जाते कि विंग ही लाइफ है, तो उन्हें इतना लंबा सफर तय करना ही नहीं पड़ता। उनके वो 4 महीने जाया नहीं जाते। ये सच है, पर क्या ये सच में सच है? क्योंकि अगर नी मिंजे को पहले ही यिलिंग में ही पता चल जाता कि विंग ही लाइफ है, तो वो लॉस्ट सिटी जाते ही क्यों? उन्हें शुयांग कैसे मिलता और जियांग फैमियांग के बारे में कैसे पता चलता कि जियांग फैमियांग कुछ छुपा रहे हैं जो विंग से जुड़ा हुआ है? क्योंकि अगर नी मिंजे को पहले ही पता चल जाता कि विंग उनके भाई का दोस्त है, तो नी मिंजे सीधे जाकर विंग से मिलते ना, वो जियांग फैमियांग के बारे में पता नहीं लगाते और ये सब नहीं होता। क्या सच में इतना लंबा सफर तय करना सही था, या शुयांग एक मिसिंग पीस है जो अनजाने में ही मिस चारोजिला ने कलेक्ट किया है? मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में द डिशवर लाइफ ऑफ डार्कनेस के एक और पार्ट के साथ। और अगर आप लोगों को मेरी नॉवेल्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।